जादुई पेंटिंग। दीपा और मंजरी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने घर पहुंच चुके थे। दोनों की सेल फोन पर आपस में बातें होती रहती थी। एक दिन मंजरी ने दीपा को कॉल किया। हेलो दीपा, क्या हो रहा है? मक्खियाँ मार रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं भी झक मार रही हूँ। इसके अलावा काम ही क्या है? आगे के लिए कुछ सोचा है? सोचा तो है, मगर तुम भी साथ चलो तो बात बने। बताओ तो सही। जो भी करेंगे साथ में करेंगे। ये हुई ना बात। अब हम दोनों की राह और मंजिल एक होगी। मंजिल के बारे में तो बताओ। पहाड़ की चोटी फतह करनी है। यार पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। IAS। तुमने भी जो सोची तो बहुत दूर की सोची। यार इतना आसान भी नहीं है IAS क्रैक करना। मेरे बस का तो नहीं है। तुम अगर कर रही हो तो ऑल द बेस्ट। फकत आसान सी राहों पर चले हैं सब पर। मजा तो तब है कि मुश्किल हमें सलाम करे। डियर दीपा, मैं तुमसे आज मिल रही हूँ। बाकी बातें मिलने पर होगी। ओके, जल्दी से आ जाओ। मंजरी ने कुछ सामान और एक पेंटिंग अपने साथ ले ली और दीपा के घर की ओर चल पड़ी। हाय दीपा। हाय डियर, आओ आराम से बैठ जाओ। मेरे लिए कुछ खास है? खोल कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। सुपर्ब, वेरी नाइस। पेंटिंग में एक पर्वतारोही महिला पहाड़ के नीचे खड़ी है और पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। आसपास की दृश्य भी बहुत सुंदर है। इस पर्वतारोही की लक्ष्य पहाड़ की चोटी है। ठीक उसी प्रकार हमारा लक्ष्य IAS है। हमें खूब मेहनत करनी होगी और हर हाल में इस लक्ष्य को पाना होगा। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, मगर तुम्हारा साथ है, किस्मत जरूर आजमाऊंगी। बुलंदी मिल नहीं सकती फकत तकदीर के बल से। कड़े संघर्ष के छाले ही मंजिल से मिलाते हैं। संघर्ष तो हमें करना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मिशन IAS के लिए। दोनों महिलाओं ने एक साथ रहकर IAS की तैयारी पूरी जोर शोर से शुरू कर दी। मंजरी हमेशा अपनी सहेली दीपा का साहस बढ़ाती रही। उन्होंने उस पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया। एक रात दीपा ने एक बुरा सपना देखा। वो एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए नीचे तैयार खड़ी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, एक भयानक राक्षस हाथ में बड़ा सा गोल पत्थर लेकर चोटी से नीचे दहाड़ते हुए उसकी ओर आने लगता है। दीपा बहुत डर जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, आ! बचाओ बचाओ। इसके बाद उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसकी आंखें खुली थी। वो पेंटिंग दीवार पर हिलती दिखाई देती है। मंजरी उठकर दीपा के पास आई और उसे पकड़ लिया। दीपा पेंटिंग की तरफ इशारा कर रही थी। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। लो पानी पी लो। मैं हूं ना, चिंता मत करो। दीपा पूरी तरह से डर गई थी। उसने मंजरी को सपने के बारे में बताया। मंजरी ने उसे समझाया बुझाकर अपने पास सुला लिया। दूसरे दिन मंजरी ने दीपा को एक सलाह दी। दीपा, तुम एक अच्छी चित्रकार हो। एक काम करो, इस पेंटिंग में इस महिला को पहाड़ के मध्य से चढ़ा दो। दीपा ने मंजरी के कथानुसार उस पेंटिंग में बदलाव कर दिया। उस दिन के बाद कई दिनों तक दीपा को कभी भी बुरा सपना नहीं आया। दोनों की कंपटीशन की तैयारी अच्छी चल रही थी। एक रात अचानक दीपा को फिर बुरा सपना आया। वो पहाड़ के मध्य में खड़ी थी और वही राक्षस ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसे मारने आ रहा था। दीपा चिल्लाकर रोने लगी। बचाओ बचाओ। मंजरी ने झट से उसे संभाल लिया। दीपा ने फिर उसे सपने के बारे में बताया। दोनों ने देखा दीवार पर टंगी पेंटिंग हिल रही थी।
दूसरे दिन मंजरी ने दीपा को एक सलाह दी। दीपा, एक काम करो, अब इस पर्वतारोही को चोटी पर खड़ा कर दो। सबसे जरूरी बात, तुम अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर फेंक दो। ठीक है माय डियर मंजरी, ऐसा ही होगा। दीपा ने ठीक वैसा ही किया। अब जादुई पेंटिंग में पर्वतारोही महिला चोटी पर विजय पताका लहरा रही थी। उस दिन के बाद दीपा को कभी भी बुरा सपना नहीं आया। दोनों सहेलियों ने पूरी तैयारी करके आईएएस का कंपटीशन पास कर लिया और इंटरव्यू में भी पास हो गई। उनकी मेहनत रंग ला चुकी थी। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। दीपा ने मंजरी की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। डियर मंजरी, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। देखा दीपा, डर के आगे जीत होती है। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हें कोई भी पेंटिंग या कोई भी सपना कभी भी डरा नहीं सकता। मंजरी और दीपा दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती थी। मंजरी के पापा जब उसको हॉस्टल छोड़ने आए थे, तब उन्होंने वार्डन की अनुमति लेकर मंजरी के कमरे के बाहर की खिड़की के नीचे एक पौधा लगाया था। मंजरी को इस पौधे से बहुत लगाव था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। मंजरी और दीपा बहुत अच्छी सहेलियां भी बन गई थी। दीपा फाइन आर्ट्स की छात्रा थी और मंजरी विज्ञान की। फिर भी उन दोनों का आपस में बहुत लगाव हो गया था। वे दोनों साथ साथ कॉलेज जाती और छुट्टी के दिन दोनों साथ साथ घूमने भी जाती। छुट्टी के दिन दीपा और मंजरी दोनों कहीं बाहर घूमने गए। वापसी के समय बहुत तेज बारिश होने लगी। दोनों बुरी तरह से भीग गईं। कमरे में आते ही दोनों ने अपने भीगे कपड़े बदले और गर्मागर्म चाय पी। लेकिन मंजरी को तुरंत छींकें आना शुरू हो गईं और उसको तेज बुखार भी हो गया। दीपा जल्दी से वार्डन के पास गई और उनको बुला कर लाई। उन्होंने अपने पास रखी दवाओं में से एक दवा मंजरी को खिला दी और कहा, अगर बुखार नहीं कम होगा तो कल सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। दूसरे दिन भी इसका बुखार नहीं उतरा। तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और उसकी कुछ जांच करने के लिए कहा। डॉक्टर का इलाज चलने लगा। सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं। मंजरी का बुखार कभी कम हो जाता और कभी चढ़ता। दीपा ने उसके पापा को खबर भिजवा दी थी, लेकिन उसके पापा उस समय अपने किसी काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। उन्होंने दीपा से और वार्डन से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मंजरी का ध्यान रखें। दीपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही थी कि वे मंजरी का पूरा ध्यान रखे, लेकिन मंजरी की तबीयत सुधर नहीं रही थी। दिन पर दिन वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन दीपा ने देखा मंजरी लगातार खिड़की के बाहर ऊपर तक चढ़ी लता की तरफ देख रही थी, जो उसके पापा ने लगाई थी। उनमें कुछ छोटे छोटे लाल रंग के फूल भी निकल आए थे। दीपा ने मंजरी से पूछा कि उन फूलों को इतनी तन्मयता के साथ क्यों देख रही हो। मंजरी ने कहा, ऐसा लगता है इन लताओं में ही मेरे जीवन की डोर बंधी है। जिस दिन ये लता पूरी खिड़की को ढक देगी, उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मुरझा जाएगी तो। दीपा उसकी ऐसी बातों को सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, तो क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा भी कभी होता है? माना कि वह पौधा तुम्हारे पापा लाए थे, पापा ने लगाया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तुम्हारे जीवन की डोर है। मंजरी ने कुछ नहीं कहा। आंखों में आंसू भर के करवट बदलकर सो गई। लेकिन दीपा के कानों में उसकी आवाज गूंजती रही। वह जब भी अपनी क्लासेस से वापस आती, तब मंजरी की दवाइयों का बराबर ध्यान रखती, टेम्परेचर देखती। लेकिन दीपा को बीमार पड़े लगभग 10 दिन हो चुके थे। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अभी भी उसके पापा के आने में 1 हफ्ते का टाइम था। एक दिन मंजरी जब सुबह सोकर उठी, तब उसने देखा लताओं में लगे लाल फूल झड़ गए हैं और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। मंजरी बहुत ही भावुक हो गई और अपने बिस्तर पर ही सिसकियां भर रो रही थी। तभी दीपा की नींद खुली। उसने मंजरी को रोते हुए देखा।
और झट से मंजरी के पास गई और बोली, क्या हुआ? तुम्हें कोई तकलीफ है? मंजरी बोली, नहीं। देखो, आज सारे फूल झड़ गए और ये पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे। दीपा ने मंजरी को प्यार से समझाया और बोली, तुम उन पत्तों को देखती क्यों हो? तुम्हारी दवा चल रही है ना? सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। तुम ठीक हो जाओगी और 1 हफ्ते बाद अंकल आएंगे, तुम उनके साथ अपने घर वापस चली जाना। जब तुम वापस आओगी तो देखना ये लताएं फिर से हरी भरी हो जाएंगी और इसमें फूल भी आ जाएंगे। उसने मंजरी को समझा तो दिया, लेकिन उसके मन में एक योजना चल रही थी। उस दिन रात में मंजरी सो गई। तब वह बाहर की तरफ गई और उसने उन बेलों की तरफ देखा। वह बेल मंजरी की बिस्तर की साइड में लगी हुई खिड़कियों के ऊपर तक चढ़ी हुई थी। खिड़कियों के पल्ले कांच के थे, जिन पर अंदर से स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि बेल सूखी है या मुरझाई है। मंजरी पेंट और ब्रश लेकर बाहर गई और उस कांच की खिड़की पर पेंट करने लगी। पूरी खिड़की को पेंट करने में उसे काफी समय लग गया। लगातार बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगती जा रही थी, लेकिन अपनी सहेली के लिए उसने पूरी खिड़की में लताओं और फूलों का एक सुंदर झुरमुट तैयार कर दिया। यहाँ तक कि उसको पेंट करते करते सुबह के 3 बज गए। अब वे अपने कमरे में वापस आई। तब वो बुरी तरह भीग चुकी थी। कमरे में आते ही उसने कपड़े बदले, अपने बाल सुखाए और अपने बिस्तर पर सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मंजरी अपने बिस्तर में लेटी गुनगुना रही है। उसने मंजरी से पूछा, आज लग रहा है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक है। मंजरी खुशी खुशी बोली, अरे दीपा, जल्दी उठो ना। देखो तो आज लता कितनी ज्यादा हरी हो गई है और फूल भी बहुत सारे खिले हुए हैं। अब लगता है मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दीपा मन ही मन मुस्कुराई, सोचने लगी इस पागल लड़की का कोई इलाज नहीं है। उस दिन के बाद से मंजरी के स्वास्थ्य में वाकई सुधार आने लगा, लेकिन दीपा को रात भर भीगने के कारण सर्दी जुकाम हो गया। 1 हफ्ते बाद मंजरी के पापा आए और मंजरी को वार्डन से परमिशन लेकर अपने घर ले गए। मंजरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके पापा उसको हॉस्टल छोड़ने आए। मंजरी भागकर सबसे पहले अपने उस पौधे को देखने के लिए गई। उसने देखा कि ये क्या, वह पौधा तो कब का खत्म हो चुका था और उसकी खिड़की पर इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनी थी, जो अंदर से देखकर अभी भी ऐसी लग रही थी कि उसी पौधे की ढेर सारी लताएं हैं और उनमें नन्हे नन्हे फूल खिले हैं। जब वह दीपा से मिली तब दीपा ने उसको सारी बात बताई। मंजरी दीपा के गले लग गई और खूब रोई। उसने कहा, दीपा, अगर तू ना होती तो शायद मैं जिंदा ना बचती। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना रात भर बारिश में भीगकर मेरे लिए पेंटिंग बनाई। मैंने तो यही सोच लिया था कि जिस दिन ये पौधा मुरझाएगा उसी दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके पापा पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने दीपा को बहुत धन्यवाद किया और मंजरी को समझाया कि मंजरी, कभी भी किसी चीज से इतना अधिक भावनात्मक जुड़ाव होना ठीक नहीं है। दीपा तुम्हारी सहेली है, वह तुम्हें अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर दीपा ना होती तो तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लेती? इसी भ्रम में अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अब से हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ये कहकर उन्होंने बाहर जाकर उस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और उसकी जगह पर एक आम का पेड़ लगवा दिया। मंजरी से बोले कि माली से कह देता हूँ कि इस पेड़ की अच्छी तरह से देखभाल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जीवन की डोर बन जाए। जब तक तुम लोग हॉस्टल में हो तब तक ये पौधा पेड़ बन जाएगा। तुम दोनों इसकी देखभाल करते रहना, बाकी उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दीपा और मंजरी पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गई। दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई थी। जब वह हॉस्टल छोड़ने लगी तब दीपा और मंजरी दोनों ने उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर खूब सारी बातें करी और उन्होंने वहाँ से विदा ली। मंजरी ने दीपा से कहा, आज मैं तेरी उस पेंटिंग के जादू से ही जिंदा हूँ। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। दोनों अपने अपने घर चली गईं।